नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। किसानों की महापंचायत के बाद किसान नेताओं और विरोधी दलों की खुशी सातवें आसमान पर। किसान पंचायत में जुटी महाभीड़ को देखकर सभी विपक्षी दलों ने किसानों के कंधे को सत्ता की सीढ़ी बना लिया है, ऐसा लगता है। इतना ही नहीं, जिस तरह से किसान मंच से किसान हित की बात कम और राजनीतिक हमले ज्यादा हुए, उससे ये अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं कि किसान आंदोलन के बहाने 2022 और 2024 का बड़ा राजनीतिक मंसूबा जन्म ले चुका है। जाटलैंड कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर की महापंचायत से किसानों ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में सत्तारूढ़ दल को वोट से छोड़ देने का खुला ऐलान कर दिया है। हालांकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई किसान महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने भले ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हो, लेकिन सूबे में किस पार्टी को समर्थन करेंगे, इस बात को सार्वजनिक नहीं किया गया। किसानों के तेवर देखकर अब साफ है कि कृषि कानूनों को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब सियासी रंग लेता जा रहा है। किसानों की इस लड़ाई का लिटमस टेस्ट 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव में होगा। यही वजह है कि अब सूबे के प्रत्येक जिले में संयुक्त मोर्चा का गठन करने के लिए आगामी 10 और 11 सितंबर को लखनऊ में बैठक होने जा रही है। पश्चिमी यूपी में हमेशा ही जाट मुस्लिम समीकरण रहा है, जिसका फायदा बसपा, सपा और राष्ट्रीय लोकदल को मिलता रहा है। लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों ने यह समीकरण बिगाड़ कर रख दिया और इन तीनों पार्टियों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। आरएलडी का तो खाता भी नहीं खुल पा रहा है, जबकि नए सब समीकरणों का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पिछले 3 चुनावों से मिलता हुआ। किसान महापंचायत के सहारे एक बार फिर से विपक्ष को जाट मुस्लिम समीकरण की मजबूती और उन्हें सियासी फायदे की उम्मीद नजर आ रही है। किसान आंदोलन से राष्ट्रीय लोकदल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संजीवनी की आस है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है, 2022 के यूपी चुनाव में किसान आंदोलन का सियासी फायदा किसे मिलेगा। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप सुनिए बीजेपी नेता संजीव बालियान, जेडीयू नेता केसी त्यागी और किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सुनिए। क्या है कि उनका अधिकार है, वो हमारा विरोध करें या हमारा समर्थन करें, ये उनका अधिकार है। उनके कार्यक्षेत्र में मैं क्या कर सकता हूँ? फैसला जनता को लेना है, फैसला किसी एक व्यक्ति को नहीं लेना। ये उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता को फैसला लेना है कि सरकार 5 साल कैसी रही और आगे कैसी चलेगी। मुझे उम्मीद है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसान यूनियन को गैर राजनीतिक संगठन के रूप में गठित कर चुके थे और उनका मानना था कि किसान यूनियन को राजनीति से दूर रहना चाहिए। नहीं, राजनीति में तो हमको तो आना ही नहीं है। वो अपना चुनाव लड़े, हमें कोई राजनीति का नहीं। हमारे इशू है, उन इशू को सोल्व करवावे। जैसे दूसरे लोग बीजेपी में रहते हुए किसान के पक्ष में बोल रहे हैं, जो एमपी एमएलए विधायक किसानों के पक्ष में नहीं बोल लगा तो जनता उसका ध्यान रखेगी। संजीव बालियान को किसानों के पक्ष में आना चाहिए, जनता ने उनको वोट दे रखी है। हमारी भारत सरकार से बातचीत करवावे, जैसे वरुण गांधी ने कहा, सतपाल मलिक ने कहा है। और ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए मसलन विपक्ष की आस किसानों के पास बहुत बड़ा सवाल है। महापंचायत बहाना, कहीं सत्ता तो नहीं है पाना, कहीं सत्ता तो नहीं निशाना। यूपी में किस दल को वोट करेगा किसान, यह भी बड़ा सवाल। महापंचायत से क्या आरएलडी को मिलेगी संजीवनी? किसानों की अनदेखी क्या सरकार पर पड़ेगी भारी? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ इस समय एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रियंक पांडे जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ सपा प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। किसान नेता संजय राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। अरुण शर्मा भी किसान नेता है, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत अरुण शर्मा जी आपके साथ करना चाहूंगी। महापंचायत बहाना, क्या असल मकसद है सत्ता पाना? क्योंकि जिस तरह से महापंचायत के मंच से राकेश टिकैत का बयान हमने सुना, जिस तरह से वो वहां पर नारेबाजी करवाते नजर आए, कुछ इसी तरफ इशारा, बताइए। नहीं, एक तरफ तो कहते हैं कि किसान भाग गया बॉर्डर से, किसान बैठ गया इस देश में। अगर किसान शांतिपूर्वक एक इकट्ठा होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है तो इसमें सत्ता पाने की कहाँ से बात है? मेरी समझ में नहीं आता। जब आप कहते हो कि भाग गया, चंद लोग हैं,
अगर हम अपना शांतिपूर्वक शक्ति प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है, ये तीनों कृषि कानून आप लेके आए हैं, एमएसपी की हमें जो आप गारंटी नहीं दे रहे हो, अगर अब बताइए रास्ता क्या है फिर? पहले क्या आंदोलन नहीं हुआ इस देश में? अन्ना आंदोलन था, बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, मैंने बीजेपी को वोट दिया है, डॉक्टर महेश शर्मा मेरे सांसद हैं, मैंने उनको वोट दिया है। बात ये नहीं है कि हम सत्ता पाने के लिए करें, लेकिन हमारी सुनी ने 8 महीने हो गए, 800 से ज्यादा हमारे किसानों ने शहादत दे दी। एक फोन कॉल दूर हैं प्रधानमंत्री जी, जब कह रहे हैं एक फोन कॉल, तो दिल्ली के नजदीक बात करिए ना आप। हमारा जो नुकसान है उसकी भरपाई कैसे हो? जो हमारे को एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही, आप बताइए धान का क्या हाल है, गेहूं अभी क्या हाल है, गेहूं का क्या उसी रेट में बिक रहा है? केवल किसान ये कह रहा है जब तो सरकार आपके एफर्ट्स बात करने की तरफ नजर क्यों नहीं आते हैं? इस तरह से महापंचायतें करना, इस तरह से भीड़ को एकत्रित करना, अरे इससे समाधान थोड़ी ना निकलेगा। बिल्कुल समाधान तो निकलेगा। निकलेगा कि आप लोग बात का कोई ऐसा जरिया बनाइए, कोई ऐसा सोर्स बनाइए, पहल कीजिए, सरकार से बात करने के लिए कुछ ऐसी कोशिश कीजिए, और सरकार बात ना करे तो फिर उसे बेनकाब करिए। अभी संजीव बालियान जी बोल रहे थे, संजीव बालियान जी किसान के बेटे हैं, और केसी त्यागी जी हमेशा टीवी पे बोलते हैं, मैंने न्यूज़ 24 पे सुना था, नहीं मुझे नाम लेना चाहिए, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कर रहे हैं किसान। आज क्या भाषा बोल रहे हैं, आप उनकी बाइट निकलवा लीजिए। जब बाइट आप दूसरे चैनल पे दे रहे हो, कुछ दे रहे हो, वहां कहते हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं किसान। कल ही मैं डिबेट उनकी सुन रहा था, जब किसान ठीक कर रहे हैं, नहीं ये अब शक्ति प्रदर्शन जो ठीक नहीं है, तो बताइए करे क्या फिर किसान? मरे क्या? फांसी लगा ले सारे देश के किसान, मर जाए हम लोग, तो फिर हमारे पास तो यही रास्ता बचता है कि फिर हम अगला स्टेप यही होगा कि जाए फांसी लटका लेंगे। जब हमारा जिस चीज को आप कहते तरफ तो हिंदू करना चाहिए, तो तरक्की करेगा, तो जब क्रॉप्स होगी तो उसका भंडारण की व्यवस्था, अब आप सरकार पीडीएस के तहत तो पूरे रेट पे ले रही है, और लाला को कह रही है नहीं, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों भाई? आप जब पीडीएस के तहत ले रहे हो तो हमारी इतनी सी तो बात है, आप जो 1860 रुपए हमारा गेहूं खरीद रहे हैं, तो 1860 लाला को भी बोल देना 1860 खरीदेगा, इससे कम नहीं खरीदेगा। तो इसमें किसान क्या गलत कह रहा है? ठीक है जी। संजय राणा जी, जी, शक्ति प्रदर्शन से समाधान निकलेगा या बातचीत से समाधान निकलेगा? क्या करना चाहिए इस समय? आंदोलन को 9 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। हम एज ए किसान हमेशा ये चाहते हैं कि कोई भी किसान के पक्ष में कोई भी कार्य किया गया, हमेशा हमें खुशी होती है। लेकिन जब कल हमने जनसभा देखी, जब टिकैत साहब हमारे मंच पे आए, जब उन्होंने अल्लाह अकबर से स्टार्ट किया, तो बड़ा मैं दुखी हो गया, क्योंकि किसान कभी भी सांप्रदायिक नारे नहीं लगा सकता, चाहे वो अल्लाह अकबर हो या जय श्री राम हो। हम जय किसान जय जवान में बिलीव करते हैं, और ये हमारा नारा है, नंबर 1। नंबर 2, हम कहना चाहते हैं कि टिकैत साहब ने एजुकेशन पे बात की, ट्रैवल पे बात की, उनको ई फॉर एजुकेशन बोल लेते हैं, इनको पता नहीं एजुकेशन कैसे चलता है। मेडिकल सिस्टम पे बात की, मेडिकल सिस्टम का एम नहीं पता है। उन्होंने ट्रैवल पे बात की, उनको ट्रैवल का टी नहीं पता कैसे मैनेजमेंट होता है। ही इज़ नॉट अ सीएम, वो सीएम नहीं, पीएम नहीं है, वो किसान नेता है। उन्होंने कोई भी किसान से रिलेटेड बात नहीं की, भैया गन्ना किसानों को प्राइस मिलना चाहिए, भैया ये आंदोलन में हमारे ये 10 पॉइंट है, इस पे हमारे डिस्कशन, उस पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, सिर्फ राजनीतिक बातें करते रहे। इससे हम काफ़ी दुखी हैं, और हमारा संगठन भी इससे दुखी है। जी अरुण जी, यहाँ पर सवाल खड़ा होता हुआ, ठीक है, अगर आप महापंचायत कर रहे थे, शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, भीड़ एकत्रित करते हुए कहीं ना कहीं सरकार को संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए कितना जन समर्थन हमारे साथ है, किसान पूरा वर्ग हमारे साथ है, तो फिर इस तरह की नारेबाजी क्यों कर पाई गई? किसानों के मुद्दों पर बात करते तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं रहता? शायद राणा जी ने पूरा सुना नहीं, उन्होंने 4 बार बोला, गन्ना से ही शुरू किया उन्होंने। अब गन्ने का हमें यूपी में क्या हाल है, पेमेंट 1.5 साल से हमें नहीं मिल रहा है। गन्ने का रेट 450 रुपये बीजेपी ने बोला था अपने मैनिफेस्टो में, क्यों हमें नहीं दे रहे हो? पूरा देखिए, किसी चीज को तोड़ मरोड़ के पेश करना वो अच्छी बात नहीं। आप पूरा बाइट निकालिए जरा के टिकैत की। उन्होंने कहा 6 बार 7 बार उन्होंने मन से कहा कि हमें गन्ने का प्रॉपर कीमत दीजिए। जब आप 450 रुपये आप हमें बोल के आए हैं कि आप सत्ता में हम आएंगे, हम 450 रुपये क्विंटल का रेट रखेंगे, 5 रुपये रेट बढ़ाया है। 5 रुपये से क्या होता है? पेट्रोल डीजल का क्या हाल है? डीजल सबसे ज्यादा गन्ने में लगता है, धान में लगता है। अब किसान है, राणा जी को पूछिए क्या हाल है, क्या स्थिति है? किसान तो बर्बादी के कगार पे खड़ा है। आप धान में ये लगा लीजिए, अभी जेवर हमारे नजदीक है, हम लोगों की सबकी जमीनें हैं जेवर में, नोएडा में तो चली गई, लेकिन ये लगा लीजिए कि इतना पलेवा होती है उसकी, जो किसान का शब्द है, जो उसकी पटाई होती है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, जिसका 5 रुपये बढ़ा दिए। क्या है 5 रुपये? किसान के साथ मजाक है। ठीक है, संजय राणा जी कुछ कहना चाहिए, उसके बाद ये अनुमान आप कहना चाहते हैं, जैसे उन्होंने बोला कि 5 रुपए बढ़ा दिए, बिल्कुल हम आपका समर्थन करते हैं। 5 रुपए से हमें कोई भी चीजें नहीं मिलती हैं, लेकिन उसके लिए हमें बैठ के सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा कि हमारा रेट कम से कम 400 कर दें, 400 ना करे, कम से कम 360 कर दें, जो पंजाब में मिल रहा है। लेकिन उसके तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ बोल रहे हैं। कितने शब्दों में उन्होंने बोला, अरे हमें सांप्रदायिक चीजों को लाने की क्या जरूरत है? हमारा कार्य है किसानी,
हम किसान पे बात करेंगे, हम पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी ना है कि हम पॉलिटिकल बातें करेंगे। हमारा किसानियत हमारा धर्म है, वही हमारी जात है, उस पर ही हमें कार्य करना है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया कि ये आपने अगर पूरा समीकरण देखेंगे, वोट बैंक का समीकरण 22% मुस्लिम है और तकरीबन हमारे 18%, 20% जाट भाई हैं, ठीक है। वो 22% को सेटने के लिए, चाहे उसको बहलाने के लिए, चाहे उसको फुसलाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा ही अचंभित था मेरे लिए तो इस तरह के नारे। अनुमा आचार्य जी, आपका रिएक्शन इस पर? किसान पंचायत थी, किसानों की मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, इस तरह की नारेबाजी, कोई वो राजनेता तो थे नहीं, राजनीतिक दल से संबंध तो वो रखते नहीं, जैसा कि वो बार बार दावा भी करते रहे हैं, और ना वो किसी भी राजनीतिक दल को अपने मंच को साझा करने की इजाजत देते रहे थे, जब तक अनटिल और अनलेस कोई किसानों के हक में बात ना करे। ऐसे में अब ये आंदोलन किस तरफ आगे बढ़ता हुआ आप देख रही हैं? 9 महीने आंदोलन को हो चुके हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा। सरकार किसानों को, किसान सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए। शिल्पा जी, बहुत स्पष्ट बात है जो किसान नेता ने कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को मंच नहीं दिया जा रहा। कितनी सही बात है। विपक्ष, कांग्रेस सहित 13 पार्टियां केवल किसान आंदोलन को समर्थन दे रही हैं, जो कि विपक्ष होने के नाते उनका संवैधानिक दायित्व भी है। और आपको मैं याद दिलाऊं, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ था तो उसमें तो आज उस समय जिन लोगों ने प्रतिभागिता दी थी, आज तो वो सक्रिय होकर बीजेपी के सदस्य हैं। तो अगर आप ये जो सवाल है आपका विपक्ष को फायदा, सवाल मुझे बिल्कुल जायज नहीं लगता, बिल्कुल वाजिब नहीं लगता। उसका कारण सिर्फ ये है जो किसान भाई ने अभी कहा कि किसी राजनीतिक पार्टी को मंच नहीं दिया जा रहा। हाँ, लेकिन अगर सरकार क्रूर है, अहंकारी है, दमन कर रही है, तो उसका अपने आप ही सरकार को खामियाजा मिलेगा। अनुमा जी, दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि विपक्ष जब जब सरकार में रहा तब तब उसने किसानों की कितनी सुन ली। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि अब जब वो विपक्ष में बैठे हैं, अब सरकार को घेरने की एक जो उम्मीद की किरण उन्हें नजर आ रही है, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं इस बात को कि किसान कितने बड़े स्तर पर नाराज चल रहा है। इसलिए ये सवाल शिल्पा जी, स्वामीनाथन आयोग किसके समय में आया? तो आपके कुछ समय चीजें में आया हैं था। जो बिल्कुल कॉन्क्रीट किसने किया? सॉरी, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ। बीच में कौन बोल रहे हैं इनको? ये कौन बोल रहे हैं बीच में? इनको जरा मना तो करिए, इनको थोड़ा सा शालीनता रखें। मैं ये कह रही हूँ कि अगर वरुण गांधी भी वही कह रहे हैं, संजीव बालियान भी वही कह रहे हैं, सत्यपाल मलिक जो आपके राज्यपाल साहब थे वो भी यही कह रहे हैं, तो फिर इसमें सवाल विपक्ष का नहीं है। अभी पहले हम किसानों की तरफ ध्यान केंद्रित करें कि सरकार किसानों की बात सुने। किसान जो जिस कानून की बात कर रहे हैं, उस तरह की चीजें यूरोप वगैरह में हो चुकी हैं और बहुत नुकसान छोटे किसानों का या उस समय जो चरवाहे होते थे उनका हुआ है ऑलरेडी। हमारे पास इसके बहुत सारे प्रमाण हैं कि ये कानून किसी भी तरह से किसानों का भला करने के लिए नहीं है। तो इस मुद्दे को किसान और सरकार के साथ रहते हुए के ऊपर ही केंद्रित करते हुए और किसानों का साथ देते हुए मीडिया और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे पर रहे, वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। शिल्पा जी, ठीक है, लेकिन ऐसे में अनुमा जी, फिलहाल की परिस्थितियां देखते हुए समाधान कुछ नजर आ रहा है? समाधान सरकार को ही निकालना है। जो सत्ता में होता है उसी को हाथ बढ़ाना होता है। इंक्लूसिविटी उसकी जिम्मेदारी होती है। सारे लोगों को साथ लेकर देश का विकास करना सत्ता का काम है। तो उनको थोड़ा अहंकार छोड़ के, ठीक है, इस सवाल का जवाब भी प्रियंक पांडे से लेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अभिषेक आपके पास आते हुए, विपक्ष पर सबसे बड़ा आरोप यह भी कि दरअसल किसानों की चिंता नहीं है, विपक्ष को चुनावों की चिंता है जो सर पर है, और इसीलिए किसानों के कंधे को बंदूक बनाने की कोशिश हो रही है। ये तो मुझसे पूछा ये सवाल आपने। अगर विपक्ष को चुनावों की चिंता होती, शिल्पा जी मैं कह रहा हूँ, अगर विपक्ष को सिर्फ चुनावों की चिंता होती तो 9 महीने से किसान सिंधु बॉर्डर पे बैठा हुआ है। 9 महीने पहले तो चुनाव नहीं थे उत्तर प्रदेश में, उससे पहले पंचायत चुनाव थे उत्तर प्रदेश में, जिसको भाजपा सरकार ने कराया, कोरोना काल में कराया, जिसमें हमारे कई शिक्षक मित्र की मृत्यु भी हो गई क्योंकि इन्हें चुनाव पसंद है। इन्होंने बंगाल में चुनाव करा रहे थे, ये उत्तर प्रदेश में कोरोना की सेकेंड वेव थी, उसको ये भूल गए थे। कोई वहां दीदी कर रहा था, कोई प्रचारजीवी बना हुआ था, और उसके बावजूद भी हमारे शिक्षक मित्रों को इन्होंने वहां पे ड्यूटी में लगाया, उनकी मृत्यु हो गई। तो चुनाव किसको चाहिए ये सबको पता है, और उन शिक्षक मित्रों के परिवारों के साथ आज क्या हो रहा है ये सबको पता है। कल शिक्षक दिवस था और शिक्षक दिवस पे उनको श्रद्धांजलि या उनको बड़प्पन देने के अलावा सरकार ने कहा कि 3 लोग की मृत्यु हुई।
उनको क्या दिया क्या नहीं दिया उसकी बात पे मैं नहीं आना चाहता। सबसे पहले मैं किसानों की बात पे आना चाहता हूं कि 9 महीने से किसान वहां सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे बात करने के लिए आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहला आंदोलन है कि एक तानाशाही और मनमाई सरकार है जो 9 महीने से उनसे बात नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को 4 से 5 विधायकों को गांव में घुसने नहीं दिया गया पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उन्होंने किसानों की बात नहीं सुनी। आज सबसे महंगी बिजली जो है वो उत्तर प्रदेश में है और उर्वरक खादों के दाम जो होते हैं, खादों के दाम 1200 रुपए थे वो 2200 हो गए। डीएपी महंगी हो गई, बिजली सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में। जो 2014 में डीजल महंगाई डायन होती थी, आज वो डायन नहीं रह गई। डीजल के दाम बढ़ गए, सरसों के तेल के दाम बढ़ गए। गेहूं का खरीद जो मूल्य है 1940 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा। किसान क्या मांग रहे हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं और उन किसानों को मजबूरी में, क्योंकि गृह विक्रय केंद्र नहीं थे, उनको 1600 किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए हैं, उनका सीधा जवाब मैं प्रियंक पांडे जी से लेना चाहूंगी। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंक जी, किसानों की राजनीति आपको नजर आ रही है? क्या ये समस्याएं किसानों की आपको नजर नहीं आती है? और अगर आती है तो फिर समाधान क्यों नहीं हो पाता है? आंदोलन और लंबा कितना खींचेगा? कब आखिरकार आप लोगों की तरफ से पहल होगी? क्योंकि आप लोग सत्ता में हैं, आप लोगों की सरकार है, जवाबदेही सबसे ज्यादा आपकी बनती है। आज भी इस मंच पर अरुण शर्मा कह रहे थे कि शिरकार पहल करे, हम बातचीत के लिए तैयार है। तो क्या आप लोग पहल करने जा रहे हैं या फिर सारा फोकस इस समय आप लोगों का चुनाव पर है? शिल्पा जी, मुझे 5 मिनट दीजिएगा, मैं पूरी बात सिलसिलेवार रखूंगा आपके सामने। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब से हमारी केंद्र की सरकार बनी और तब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से 2014 में शपथ लिया, उसी दिन से उनके मन में किसानों की आय को 2 गुना करने का संकल्प था, जिसके तहत उन्होंने स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को तत्काल लागू किया। किसानों की आय 2 गुनी करने के लिए, एमएसपी बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत ढेर सारे कार्य किए और इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे एक बार वो बात पूरी कर ले। उन्होंने 5 मिनट मांगे हैं, जरा एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद प्रतिक्रिया दीजिएगा। बोलिए प्रियंक जी, प्लीज कंटिन्यू। एमएसपी में वृद्धि की गई, रबी खरीफ जायद तीनों फसलों को, तीनों बीच में न बोलिए, मुझे अपना जवाब देने दिए, धैर्यता से सुनिए। चाहे गलत जवाब नहीं, एकदम सही जवाब दे रहे हैं। बताओ ना, स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट क्या है? बता दो ना, क्या लागू किया आपने, आपकी सरकार ने? अरे बता दो ना, आप बताओ ना। अरे लगभग वो जो जिंदगी चली गई किसानी करते हुए, आपके मैनिफेस्टो में था, लागू की, आपके पहले सरकारों ने क्यों नहीं लागू की? ये हमने लागू की और ये हम लागू किया है। यही तो झूठ परोसने आप बैठे हैं। क्या आपने किसान तो कम जरा किसान हर मुद्दे पे मैं जवाब देने को तैयार हूँ। स्वामीनाथन आयोग क्या रिपोर्ट है? स्वामीनाथन आयोग, स्वामीनाथन आयोग का सिफारिशें अक्षरशः लगभग सभी जो सिफारिशें थी वो हमने लागू की। आगे सुनिए, चाहे रबी हो, चाहे खरीफ हो, चाहे तीनों फसलों को न केवल कहा, हमने खरीद कर दिखाया और एमएसपी में वृद्धि करके किसानों के हर एक फसल को खरीदने का न केवल आश्वासन दिया बल्कि खरीदा भी हमने। और गन्ना किसानों के उस पर आइए, आज तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा भुगतान गन्ना किसानों को। इतना झूठ आप कैसे बोलने दे रहे हैं? आप ये बताइए, इस पर तो शिल्पा जी, इस पर चिंतन करने की जरूरत, उसकी स्थिति बदल क्यों नहीं पाई है और किसानों की ये नाराजगी आप दूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या फिर आपने एकदम उनको इग्नोर कर दिया है कि बैठे आंदोलन पर, बैठे रहिए, कब तक बैठे रहेंगे? आज नहीं तो कल आप लोगों को उठना पड़ेगा, हमें क्या मतलब? इस पे तो चिंतन करने का विषय है। किसान यूनियन के जो दूसरे गुट के नेता हैं भानु प्रताप जी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सबसे बड़ा चोर है भानु प्रताप, उसने सरकार से गार्ड ले लिए। मैं उसी इस पे मुझे आपत्ति है, इस पे मुझे आपत्ति है। किसी भी व्यक्ति, आप मैं भी कभी महानगर अध्यक्ष था उसी का, इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। पर्सनल कमेंट नहीं करेगा प्लीज। भानु प्रताप का नाम, और अगर आप किसी बात पे डिस्कशन कर रहे हैं बैठ के डिस्कशन करते हैं। हम तो ये बोल रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के प्रवक्ता हो चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, कोई भी किसान के बारे में नहीं सोच रहा। अभी मैडम एडमिरल रिटायर्ड बोल रही थी कि स्वामीनाथन आयोग आया था 2006 में आया था, 2014 तक आपकी सरकार थी।
आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। 2010 में बाबा टिकैत ने हम लोग को भेजा था आंदोलन करने, उस समय मैं छोटा था, मतलब हम इसमें नहीं आए हुए थे, हमारे बुजुर्ग लोग थे। उसके बाद 2011 में सारी मांगे आप लोगों ने मान ली थी, लेकिन एक भी चीज इंप्लीमेंट नहीं की है। तो अगर कोई राजनीतिक दल बोलता है कि मैंने सारी चीज इंप्लीमेंट कर दी है, तो एब्सोल्युटली रॉन्ग, दे आर जस्ट मेकिंग अ फॉल्स कमेंट। बिल्कुल सही। मेरा दो चीजें कहनी है। एक तो जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो झूठ बोल रहे थे, उन्होंने C2+50 स्वामीनाथन आयोग कह रहे हैं उन्होंने लागू कर दिया। कैसे एकदम तड़ातड़ झूठ बोलते, सफेद झूठ बोल जाते हैं। और आपने क्यों नहीं लागू किया? सर देखिए सर एक चीज बोलना चाहता हूँ, मान लीजिए कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस को हम लोगों ने सत्ता से वही कर दिया। लेकिन मुझे संदेश देना चाह रहे हैं शिल्पा जी, एक चीज हम बोलना चाहते हैं कि हमारी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। हमने काम कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, हमें उससे मतलब नहीं है। इतिहास में किसी ने नहीं किया। एक सेकंड अनुमा जी को बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आती हूँ सर आपके पास, एक एक करके प्लीज। मैं ये कह रही हूँ कि C2+50 तो नहीं लागू किया। आप कैसे बोलते हैं स्वामीनाथन आयोग लागू कर दिया है? कैसे बोलते हैं कि आप सब कुछ MSP पे खरीद रहे हैं, कुछ परसेंटेज खरीद रहे हैं? तो उस तरह की बातें मत करिए। और जो कल जो किसानों के साथ, देखिए मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम किसानों को हम उकसा रहे हैं या कुछ। मैं जो बात कह रही हूँ, किसान के साथ है कांग्रेस पार्टी, और आज नहीं, और जो महासैलाब देख के जनता, ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी बिफरी हुई है, डर गई है, और उस चक्कर में पहले तो किसानों के ऊपर उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी बोलती थी, और अब विपक्ष को उसके बीच में ला रही है। तो ये बड़ा साफ है कि ये बीजेपी का डर है, और डर होना चाहिए, क्योंकि इस देश के किसान का साथ देना सबको जरूरी है, कोई भी सरकार। लेकिन डर के साथ साथ समाधान भी तो होना चाहिए। रवि पाराशर, किस तरह आंदोलन बढ़ता हुआ किसानों की क्या कोई बात करेगा? क्या वास्तविकता में, चाहे मैं पक्ष की बात कर लूं या विपक्ष की बात कर लूं, कोई खड़ा था किसान के साथ या खड़ा है किसान के साथ? शिल्पा, विडंबना की स्थिति यही नजर आती है कि जब हम किसी भी विषय पर, खासतौर पर किसानों के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बैठते हैं, तो सत्ता पक्ष विपक्ष का तो समझ में आता है, लेकिन कुल मिला के जो एक कंस्ट्रक्टिव बातचीत, एक संवेद स्वर समाधान की दिशा में निकलना चाहिए, उसकी तरफ हम एक दूसरे पर स्कोर तो करते हैं आर्गुमेंट के थ्रू, लेकिन उस समाधान की तरफ बढ़ने का प्रयास नहीं करते। ये बात बिल्कुल सच है कि देश में, कृषि प्रधान देश में, जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान रही है और अभी भी है, ये बात अलग है कि जीडीपी में हिस्सेदारी खेती किसानी की अब कितनी है, आज़ादी के समय कितनी थी, उसके क्या कारण रहे। लेकिन एक बात तय है कि जो देश का छोटा और मझोला सीमांत किसान है, जिसकी संख्या 80% नहीं तो 75%, चलिए हम और थोड़ा सा नीचे कर दें, वो है। और बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि ये जो आंदोलन अभी जो चल रहा है, या कल जो महापंचायत हुई, उसमें उस 75 से 80 या 85% किसान की कोई बातचीत कहीं दूर दूर तक नहीं है। पहली चीज, संविधान में हर एक भारतीय संविधान बड़ा अनोखा संविधान है, उसमें असहमति जताने का संवैधानिक अधिकार है भारतीय नागरिक को, ठीक है। लेकिन वही संविधान अगर संसद को सर्वोच्चता देता है, तब आप एक संवैधानिक अधिकार का भरोसा लेकर उसका तर्क देते हुए दूसरे संवैधानिक अधिकार पर प्रहार नहीं कर सकते। ये जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक मुझे लगता है किसानों की जो ये मांग है मौजूदा, उसका तो क्या किसी भी मसले का समाधान नहीं निकल सकता। आप याद कीजिए, 9 महीने हम कह रहे हैं किसान आंदोलन को हो गए। जब किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर पहली बार आकर जमा हुआ था, चारों तरफ से, तब क्या ये मांग, बहुत स्पष्ट मांग थी किसान नेताओं की, 41 या 42 जो भी संगठन है, कि जो तीनों कृषि विपणन कानून है उनको वापस लिया जाए, तब हम बात करेंगे। ठीक है अरुण जी, तब क्या ये मांग थी? फिर ये मांग क्यों आ गई, कैसे आ गई? फिर आपने एक्सरसाइज नहीं किया। बिल्कुल 13 बार मीटिंग हुई है कृषि मंत्री के साथ, और ये स्पष्ट था कि पहले इनको रिपील करिए, उसके बाद हम बात करेंगे। इसी बात पे अटका पड़ा, फिर आपने तैयारी नहीं की। पड़ा, शुरुआत में नहीं था, बिल्कुल शुरुआत में ये स्पष्ट मांग नहीं थी। एमएसपी की मांग भी आपकी बिल्कुल मांग नहीं थी। 2 साल पहले टिकैत साहब ने बोला था कि सारा चीजें बहुत अच्छी है, सिर्फ मुझे एमएसपी एज ए कानून बना दे, वी आर एग्री टू दैट। अभी वो स्टैंड से चेंज हो गए।
पहले अब जैसे इस बात पर पराशर अड़े ने हुए हैं कि साहब ने पहले तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए, उसके बाद ही कोई बात आगे होगी। चलिए ठीक है, वहीं सरकार ने भी बार बार अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि कानून तो रद्द होंगे नहीं, किसी भी हालत में नहीं होंगे। हाँ, अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन उसके लिए किसान तैयार नहीं है। चलिए फिलहाल मुझे लेना होगा एक बहुत छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहे। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि फिर समाधान आखिरकार नजर क्या आएगा। अगर किसान और सरकार अपनी अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो फिर बीच का रास्ता कौन निकालेगा और कैसे निकलेगा? 9 महीने हो चुके हैं आंदोलन को, और कितना आंदोलन ये लंबा खींचेगा? फिलहाल छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आज चर्चा हो रही है जिस तरह से किसानों की महापंचायत हुई, जिस तरह से किसानों की तरफ से संदेश देने की कोशिश हुई, जिस तरह से सरकार अभी भी अड़ी हुई है, बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए। मसलन महापंचायत बहाना, कहीं सत्ता तो नहीं है पाना, कहीं सत्ता तो नहीं है निशाना। यूपी में किस दल को वोट करेगा किसान? महापंचायत से क्या आरएलडी को मिलेगी संजीवनी? और किसानों की अनदेखी क्या सरकार को पड़ेगी भारी? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम कर रहे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए प्रियंक जी, आपके पास आऊंगी। आपकी सरकार है, सत्ताधारी आप हैं, सबसे ज्यादा अगर यहां किसी की जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है, तो वो आप ही की बनती है। अब आप ये बताएं कि किसान कब तक सड़कों पर बैठा रहेगा, और क्या आपको 1% भी मन में डर है कि अगर आप किसानों की यूं ही अनदेखी करते रहे तो आने वाले चुनाव में आपको इसकी भारी भरकम कीमत तक चुकानी पड़ेगी? और इसका ट्रेलर कई बार कई गांव में आप देख भी चुके होंगे, लेकिन फिर भी किसानों की तरफ आप लोगों का ध्यान क्यों नहीं है? देखिए शिल्पा जी, किसान अपने खेत में है और वो खुश है। अभी एक किसानों का बड़ा पैनल हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ। हेलो, तो ये बॉर्डर्स पर कौन बैठे हैं? तुम्हें सिखाएंगे अकल, इसीलिए तो कल महापंचायत मैं फिर वही बता रहा हूँ ना, चुनाव में 2022 से पता ये मुझे आप बताइए, किसान को अगर बातचीत करनी होती, हमारी सरकार ने कई बार उन पहल की और कई बार उस पर बात करने की पहल की, लेकिन वो लोग नहीं आए। अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे कार्य ऐसे हैं, हम लोगों ने पिछले 4.5 सालों में इतना काम कितना किया है, उतना किसी सरकार ने नहीं किया। अब आप आइए, चाहे वो गन्ना किसान का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे धान खरीद हो, आप देख लीजिए गन्ना ही खरीद में ही इस बार हम लोगों ने सबसे ज्यादा भुगतान 1,42,000 करोड़ का अब तक कर चुके हैं। लगभग 42% भुगतान हो चुका है। लगभग 2 माह का भुगतान बाकी है, जो नई पेराई सत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ये कहा कि नई पेराई सत्र के पहले शुरू होने के पहले ही उसका भुगतान कर दिया जाएगा। आप जिन्हें रद्द करवाने पर किसान वर्ग अड़ा हुआ है, जी, ये तीनों कृषि कानून जो रद्द करवाना चाहते हैं किसान, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं इनको कि ये यूं ही बैठे रहे? आप लोग इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और एक दिन थक हार कर ये लोग खुद उठ जाएंगे। लेकिन इन्होंने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि 2022 हो चाहे 2024 हो, ये लोग उठने वाले नहीं हैं। ऐसे में आप ये बताएं, देश की जनता भी जानना चाहती है, न सिर्फ किसान जानना चाहते हैं, आम लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार सरकार के पास, प्रचंड बहुमत वाली सरकार के पास इस समस्या का कोई समाधान है या नहीं? मुझे ये बताइए शिल्पा जी कि कोई भी चीज बातचीत से हल होती है कि आप बैठे रहेंगे कि पहले ये कानून रद्द किए, फिर हम चले जाएंगे लाल किला से भारत की झंडा उतार लेंगे, फिर हम वहां मंच से अल्लाह अकबर और इसके नारे लगाएंगे? ऐसे आंदोलन चलता है कि आके उससे बातचीत से उससे समर्थन? अभी जो किसान का मंडल दल हमारे पास आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं? आप बोलिए, अगले दौर की बातचीत कब होगी? कोई तारीख, कोई शुभ घड़ी बताइए। प्रधानमंत्री जी ने कई बार ये कहा कि हम बातचीत के लिए सदैव तैयार हैं, और जो भी अभी हाल ही में एक प्रतिनिधि मंडल आया और हमारे मुख्यमंत्री जी से संवाद किया। उन्होंने अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि इस सरकार ने बहुत से काम किए हैं किसानों के लिए, और जितना काम ये सरकारों ने किया उतना पीछे किसी सरकार ने नहीं किया। दीजिए प्रियंक जी, यहाँ पर किसान आपसे अब भी नाखुश है, नहीं मान रहा उन कामों को। ऐसे में अब आप क्या करेंगे? किसान हमसे शिल्पा जी बहुत खुश है,
किसान लगातार अपना काम, किसान अपने काम कर रहे हैं और हम किसान के लिए अपना काम कर रहे हैं। जो है वो खेतों में है और वो इनसे बहुत खुश है। बिल्कुल। आप लोगों के आंदोलन का क्या होगा, आप ही जानिए। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ भैया से, भाई एक बात बता दो, आपका संगठन है बद्री नारायण चौधरी, उसके अध्यक्ष किसान महासंघ, जो भाजपा का संगठन है किसान महासंघ, कल वो टीवी पे बोल रहे थे सबसे ज्यादा दुखी हैं जब ये कानून लागू किया। आपने उनसे नहीं पूछा, चलो टिकैत को छोड़ दो, बाकी 41 लोगों को छोड़ दो, क्या हुआ उससे भी नहीं पूछा आपने तो? बद्री नारायण चौधरी से, जो आपने किसान महासंघ का अध्यक्ष बना रखा भाजपा ने, वो सबसे पहले तो उन्होंने मांग उठाई। जवाब जल्दी से प्रियंक जी, उसके बाद डॉक्टर अभिषेक राय। ये आप काम के बारे में मुझसे बात करिए कि कितना काम पिछली सरकारों ने किया और कितना काम हमने किया। सरकारें काम करती हैं इसीलिए सरकारें बनती हैं, काम करने के लिए आएंगी सरकारें। सरकारों का दायित्व काम करना, हम थोड़ी बैठेंगे जब मंत्री बनेंगे तो सरकार को वही चलाएंगे। उसी को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं कि कैसे। अरे भैया किसान के डिबेट में बैठे तो बोलो, तो बताओ ना। कल बद्री नारायण चौधरी किसी टीवी चैनल पे बैठ के बोल रहे थे अब बिल्कुल एमएसपी की गारंटी सरकार को देनी पड़ेगी। आप केसी त्यागी जी, आपके संगठन बिहार में सरकार है आपकी जेडीयू के साथ में, केसी त्यागी जी ने कल बैठ के किसी चैनल पे बोला, अगर बिल्कुल सही है, किसान जायज मांगे किसानों की, कहा उसके बारे में भी चिंतन करिए। ऐसा तो मैं भी कह दूंगा भैया, अगर सरकार, हम भी कह रहे हैं सरकार अच्छा काम कर रही है, हमारी भी सुने सरकार, हमारा तो तुमसे ये कहना है हमारी भी सुने सरकार, किसान अच्छा काम, सरकार अच्छा काम कर रही है, हमारी भी सुने सरकार, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमने भाजपा को वोट दिया है। ठीक है, किसान इस समय पूरी तरह से त्रस्त नजर आ रहा है। हनुमाचार्य जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अभिषेक राय। डॉक्टर अभिषेक, किसान बार बार यही गुहार लगाता हुआ कि कोई तो हमारी बात सुन ले, जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आता है बदल जाता है, विपक्ष में होता है तो किसानों का हितैषी दिखाता है। आखिरकार कब तक किसान यूं ही गुहार लगाता रहेगा? देश का अन्नदाता है वो, कब उसकी स्थिति बदलेगी? देखिए शिल्पा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात बहुत क्लियर कट कही है और कई बार कही, उन्होंने कई मंचों पे कही और समाजवादी पार्टी उस चीज को फॉलो करती है। किसान इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। रीढ़ का मतलब समझती हैं आप? अर्थव्यवस्था में सबसे मजबूत रीढ़ होती है। आज जो हम अन्न खा रहे हैं, आज हम जो 5-6 लोग, आज 7 लोग बैठ के आप बात कर रहे हैं, वो किसान की मेहनत का वो है। आज ये अताताई सरकार, जैसे अभी प्रियंक भाई को मैं सुन रहा था, बहुत सारे इन्होंने कहते ना जुमलों की सरकार है, बहुत सारी चीजें कहते हैं कि 4.5 साल इन्होंने काम किया। मुझे ये 5 काम गिरा दे जो समाजवादी पार्टी को छोड़। प्रियंक जी सुन लीजिए, गन्ना किसान प्रियंक जी सुन लीजिए, प्रियंक जी सुनिए, मुझे नहीं बोला था, प्रियंक जी आपके बीच में नहीं बोला था, प्रियंक जी नहीं बोला था आपके बीच में, प्रियंक जी आपके बीच में नहीं बोला था, प्रियंक जी आपके बीच में नहीं बोला था। जो आप बता रहे हैं मुझे बताइए ना, आपने भुगतान क्यों नहीं किया था? 29,000 करोड़ का बकाया आप छोड़ के गए थे। अरे आप कोई भी झूठा आंकड़ा दे दोगे, आप तो जुमलों की सरकार हो। अरे झूठा आंकड़ा नहीं है। 29,000 करोड़ का 2010 के बाद से आपने कोई भुगतान ही नहीं किया। डॉक्टर अभिषेक अपनी बात पूरी करने दीजिए सर। मंत्री कहते हैं जुमला है, क्या बात कर रहे हो आप? मुझे जुमला तो इसीलिए जनता ने आपको बाहर बैठा रखा है। हमने काम किया है, इसीलिए लगातार हम सत्ता में हैं और 40 सीट पे है बहुमत से आने के बाद। 40 सीट पे अभी जनता आपको फिर जवाब देगी। ठीक है, हमने काम किया और काम लगातार बता रहे हैं, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो धान हो। आप लीजिए, आपसे ज्यादा धान खरीदा, आपसे ज्यादा गेहूं खरीदा, सबका भुगतान किया। गन्ना किसानों का एक भुगतान पे आप 2 साल भुगतान ही नहीं किया आप लोग। ठीक है, आप सबसे नंबर 1 पार्टी समाजवादी पार्टी थी। अभी पंचायत चुनाव में आपका आईना दिखाया ना, आपको पंचायत चुनाव में आईना दिखाया गया। पंचायत चुनाव में आपको भी आईना दिखाया है और अभी विधानसभा 2022 में भी जनता आपको आईना दिखाएगी। कब समझ में आएगा कि बात यहाँ पर चुनावों की नहीं है, बात यहाँ पर किसानों के मुद्दों की है। अभी देखिएगा, आंदोलन की तरफ क्या कोई वाकई में ध्यान दे रहा है? जवाब देने जा रहे हैं 2022 में। ठीक है, प्रियंक जी, अभिषेक जी, एक एक करके प्लीज हनुमा जी से मैंने सवाल किया है, उनको बोलने दीजिए। डॉक्टर अभिषेक, प्रियंक जी, आप दोनों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी एक एक करके। किया ही नहीं आपने, इसीलिए तो आज आप बाहर बैठे। प्रियंक पांडे प्लीज सुनिए। मेरा आपसे ये कहना है कि पिछले
10 मिनट हमने सुना, बीजेपी के प्रवक्ता ने बिल्कुल अपने मुंह मियां मिट्ठू बोलते रहे, सुबह से लेकर शाम तक की दैनंदिनी का हिसाब देने लगते हैं कि आप सत्ता में है, काम आपको करना है, लोगों को अपने साथ आपको लेकर आना है। और मैं काम कर रहे हैं कहती हूँ और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, और किसान, जनता, बेरोजगारी, सब किसानों की नहीं सुन रहे, कम से कम विपक्ष की तो सुन ले, कम से कम विपक्ष की तो सुन ले। आपको सभी चैनल्स को, मीडिया चैनल्स को सरकार से और केवल सरकार से सवाल पूछने होंगे, विपक्ष के ऊपर बेवजह इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और केवल किसानों के पक्ष में हम लोग होकर बात करें। और हमारे जितनी चर्चाएं होती हैं, जो डिस्कशंस होते हैं, इसको स्टीरियोटाइप रंग मत दीजिए, इसका स्टीरियोटाइप कंक्लूजन मत करिए, केवल और केवल सरकार से सवाल पूछिए, केवल और केवल किसानों की बात करिए, और सरकार पर दबाव बनाइए कि वो इन कानूनों को रद्द करे, किसान आयोग बनाए, चर्चा करके कानून दोबारा बनाए। बहुत सीधी बात है, क्योंकि ये सरकार कितने भी कानून बनाए हैं, केवल 11% कानूनों पे चर्चा हुई है अभी तक। तो ये बहुत ही खराब बात है, और इस सरकार को सत्ता चलाना भी आना चाहिए। केवल अपने मुंह मियां मिट्टू बनना या प्रचार करना या मार्केटिंग करना, इससे देश नहीं चलता है। शिल्पा जी, सही बात है। रवि पाराशर, बात तो बहुत अच्छी कही अनुमा जी ने, लेकिन इसको फॉलो नहीं करता है। विकास की ओर ले जा और रहे ये हैं। अगर बात सरकार की भी की जाए, ठीक है, आपने काम किया है, आपको इसलिए तो वहां बैठाया गया है कि आप लोग काम करिए, तो काम तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन किसानों का ये हल कैसे निकलेगा? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन, उसका काम है कि जो जनहित के मसले हैं उन पर जो फैसले लिए जाते हैं उनको लगातार आगे वो बढ़ाते रहें। सरकार किसी की भी हो, काम एक ही है। जहाँ तक ये 3 कृषि विपणन कानून है, इसके इतिहास स्वामीनाथन आयोग का। मैं को इंटरप्ट करके ये कहूंगी, रवि पाराशर जी, आप इतने बुद्धिमान हैं, कम से कम एक बार तो कहिए कि सरकार ने बिना चर्चा किए कानून बनाए। एक बार तो बोलिए कम से कम किसानों के फेवर में। बस देखिए, सवाल मैं वहीं आ रहा था, आप सुन तो लें जरा। ये जो 3 कृषि विपणन कानून है, जिनको हम कृषि सुधार कानून ज्यादा बोल रहे हैं, असल में इनके इतिहास में अगर जाएं तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो पार्टी पॉलिटिक्स है और जो हमारे किसान भाइयों के जो तथाकथित संगठन हैं, उनको ऐतिहासिकता से कोई लेना देना नहीं है। मेरी अपनी जो जानकारी है उस हिसाब से ये तीनों कृषि विपणन कानून विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार जब थी, उस समय चौधरी देवीलाल केंद्रीय कृषि मंत्री थे, और उनके समय में एक किसानों की आमदनी दोगुनी या बढ़ाने का लक्ष्य रखते हुए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था, और उस समिति ने इन तीनों कानूनों के ड्राफ्ट जो हैं वो सरकार को सौंपे थे। लेकिन बाद में फिर मंडल कमंडल हो गया और बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ गए कि ये जो आधारभूत कानून 30-35 साल पहले लागू हो जाने चाहिए थे, अगर ये ड्राफ्ट कानूनों में बदलते तो शायद मुझे लगता है कि आज हमको ये बहस न करने की आवश्यकता पड़ती और न शायद देश के किसानों को दिल्ली घेरने की आवश्यकता पड़ती। देखिए, बात सुन लीजिए, जो अनुमा जी आपकी शिकायत प्रियंक जी से है, वही आप मेरे साथ कर रही हैं। आप बात सुनिए, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं। दो तरफा बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ सही बात करनी चाहिए। देखिए, हर आदमी को सही बात करनी चाहिए, हर भारतीय नागरिक को सही बात करनी चाहिए। पत्रकारों ने ठेका नहीं ले रखा, आप किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आपको भी सही बात करनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसान गलत नहीं है, बिल्कुल किसान के हक में बोलना चाह रहा हूँ। सवाल ये है कि जो पॉलिटिकल वीपी सिंह, नहीं, एक मिनट श्वेता जी, वही जवाब पे आ रहा था। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के बाद किन किन पार्टियों की सरकारें रही हैं देश में, उन्होंने क्या किया इन्हीं ड्राफ्ट्स पर? ये जवाब जरा दें, किसान संगठन दें और पॉलिटिकल पार्टियां। अगर वो अच्छा काम करते तो सत्ता से बाहर क्यों जाते? पाराशर जी बता दीजिए। और अगर ये सरकार भी ऐसे करेगी तो 101% जाना पड़ेगा। अरुण जी, इसका मतलब ये है कि 2022 में अगर यूपी में योगी सरकार दोबारा आती है तो आप अपना जमावड़ा हटा लेंगे? बिल्कुल हटा लेंगे, जब हमारी मर्जी होगी। चलिए, ये ब्रेकिंग न्यूज है आपके ठीक है। मुझे यहाँ पे जब डिबेट चल रहा है किसान इशू पे, बड़ा ही हास्पद लगता है जब हमारे राजनीतिक प्रवक्ता लोग अपने अपने बारे में अपनी अपनी चीज़ों को रखते हैं कि मैंने ये किया वो किया। इन प्रवक्ताओं के, हो सकता है मुझे मेरे अगर गलत हो तो माफ़ कर दीजिएगा, ये नहीं पता होगा कि हमारे जो टोटल पॉपुलेशन उसका 52% किसान है,
जीडीपी पे उनका कंट्रीब्यूशन पहले बहुत ज़्यादा था, आज 15% है। और बड़ा ही मैं रिसर्च कर रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ कि 72% जो किसान है वो किसानियत छोड़ना चाहते हैं। अगर इसी तरह रहा तो हमारे पास खेत और खलियान नहीं बचेंगे, हमारे पास किसान नहीं बचेंगे। तो हम सब राजनीतिक दलों से अनुरोध करेंगे, कृपया करके आए, बैठ के चर्चा करें और इसका समाधान ढूंढें, क्योंकि बिना को जवाब देना चाहूंगी, समाधान ढूंढेंगे तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, अनुमा जी जवाब देना चाहते हैं। ये जो भी बोल रहे थे मैं उन्हें जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूँ। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि किसने विपक्ष और ये राजनीति की इसके ऊपर चर्चा होनी ही क्यों चाहिए? चर्चा तो एक तरफा हमें ये समझ में नहीं आता, आपकी बात ये समझ में नहीं आ रही। आप बोल रही विपक्ष, आपके नेता राहुल गांधी एक फोटो डालते हैं, उनको यही नहीं पता फोटो कब की है। वो जाड़े की फोटो गर्मी में डाल देते हैं, गर्मी की फोटो जाड़े में डाल देते हैं। आप व्हेन यू ट्वीटिंग एनीथिंग यू शुड नो व्हाट यू ट्वीटिंग। यू आर नेशनल लीडर एंड डोंट इवन नो व्हाट यू डूइंग। आप ये बताइए, आप लोगों ने हम तो बीजेपी को बात ही नहीं कर रहे हैं, बीजेपी को छोड़ दीजिए। अभी आपने 2006 से लेकर 2014 तक क्या किया? आपने 2011 में हम किसानों को बुलाया, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने हम लोग को भेजा, सारी बातें मांगे रखी, लेकिन आपने हाँ बोला, लेकिन कुछ नहीं किया। मैं नहीं पास्ट टेंस में बात नहीं कर रहा हूँ। और आप सब जब ये आंदोलन चल रहा था, महापंचायत कल स्टार्ट हुई थी, सारे पॉलिटिकल पार्टी ने सारे, शिल्पा जी एक मिनट, शिल्पा जी मैं 30 सेकंड और लूंगा, 30 सेकंड लूंगा भैया। जब ये पंचायत चालू हुई थी कल, रास्ते में सारी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने बैनर पोस्टर लगा दिए थे, हम समर्थन में, हम समर्थन में, हम समर्थन में। अरे क्या समर्थन में? समर्थन में हो तो बगल में खड़े हो और बोलो कि भाई आप पार्लियामेंट में आप डिस्कशन नहीं करते हो, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हो, पार्लियामेंट में चीजों को रखने नहीं देते हो, वॉकआउट कर देते हो। वॉकआउट इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग। यू नीड टू डिबेट, यू नीड टू डिस्कस, एंड योर लीडर इज नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट एनीथिंग। ही इज ऑलवेज, योर लीडर मींस आई एम टॉकिंग अबाउट राहुल गांधी, ही इज नॉट एट ऑल सीरियस। ये किसान नेता, मेरा नाम संजय राणा है, मैं प्रवक्ता हूँ किसान यूनियन भानु का। आपको देख नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ कि अगर डिबेट करना भी चाहते हैं तो कहाँ होती है चर्चा? नहीं, पार्लियामेंट में करिए। पार्लियामेंट में आप क्यों नहीं उठाते हो? आप रोड पे क्यों चर्चा करते हो? पार्लियामेंट में बात करो ना। सबसे बड़े लीडर है राहुल गांधी, आप क्या कर रही हैं उस पर भी गौर करना चाहिए। आपको हर चीज गौर करनी चाहिए। बीइंग ए लीडर ऑफ द पार्टी आप क्या करते हो? बिल्कुल करते हैं। और जो बड़ा आश्चर्य है। आई डू रिस्पेक्ट बिकॉज आई कम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, आई डू रिस्पेक्ट। लेकिन राहुल गांधी का ट्वीट देख के बड़ा अजीब सा लगता है। मतलब वो फरवरी का ट्वीट, फरवरी का फोटो, फेब का फोटो उठाते हैं और आज ट्वीट करते मैं किसान के साथ हूँ। जिस इंसान को ये नहीं पता है कि वो किस समय की फोटो कहाँ किस वक्त डाल रहा है, वो कैसा नेता हो सकता है? फोटो पे और नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? ये दीज आर आवर रोल मॉडल्स, लीडर्स आर आवर रोल मॉडल, एंड रोल मॉडल हैज टू वर्क एज फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल। बात करने आए हैं यहाँ पर समाधान फोटो पर किसी और। अनुमा जी सुनते हैं, यहाँ पर समाधान राहुल गांधी को नहीं निकालना है, हमें इस बात को समझना होगा। यहाँ पर समाधान भारतीय जनता पार्टी को निकालना है, जो इस समय केंद्र की सत्ता पर काबिज है। मेरे पास समय की कमी, आप जल्दी से फाइनल कमेंट चाहूंगी। डॉक्टर अभिषेक राय, फाइनल कमेंट जाते जाते किस उम्मीद के साथ इस डिबेट को कंक्लूड करना चाहेंगे? किसानों के प्रति क्या लग रहा है? शिल्पा जी मैं 30 सेकंड चाहूंगा, अनइंटरप्टेड चाहूंगा। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, उनसे ये चीज पूछना चाहता हूँ कि वो डीएपी का दाम क्यों बढ़ा दिया उन्होंने? उसे कम करना चाहिए। महंगा बिजली का दर जो सबसे ज्यादा महंगा है उत्तर प्रदेश में, क्यों किसानों को वो आप मार दे रहे हो? बिल्कुल मैं शिल्पा जी मुझे 15 सेकंड और मैं कह रहा हूँ ना कि जो क्या कहते हैं सिलेंडर का दाम पिछले 15 दिनों में 50 रुपए बढ़ गया। क्या उस किसान पे मार नहीं है? उसकी रोटी पे मार नहीं है? दाल के दाम बढ़ गए, सरसों के तेल के दाम बढ़ गए, डीजल जो ढुलाई, सिंचाई और क्या कहते हैं लागत ये किसान की बढ़ गई है।
तो क्या किसानों की बात नहीं करनी चाहिए हमें? किसान को आपको रिलीफ देना पड़ेगा। किसानों को क्यों नहीं आप बिजली माफ करते हो? क्यों किसानों के लिए आप इस तरह के काम करते हो? एक बार तो कम से कम राजनीति को साइडलाइन करते हुए किसानों के असल मुद्दों पर बात होनी चाहिए, उनके हित को लेकर वास्तविकता में धरातल पर काम होना चाहिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल। संजय राणा जी, फाइनल कमेंट आपका, लग रहा है ऐसा हो पाएगा? हम तो सिर्फ एक लाइन में फाइनल कमेंट देंगे कि सरकार को आगे आना चाहिए और पहल करना चाहिए, हमसे बात चर्चा करनी चाहिए सॉल्यूशन के लिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार? हम लोग तैयार हैं, किसान हमेशा तैयार था, है और इंतजार है बस न्योते का, न्योता का इंतजार कर रहे हैं हम सब किसान भाई। चलिए ठीक है, अरुण शर्मा जी। बिल्कुल, तीनों कृषि कानूनों पे बात होगी, एमएसपी की गारंटी सरकार को लिख के देनी पड़ेगी, तब तक आंदोलन बिल्कुल बंद नहीं होगा। आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। अगर सरकार नहीं मानेगी तो सरकार को 2022 में, हमारा अल्टीमेटम भी है, 2022 में खामियाजा उठाना पड़ेगा। ये बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से मैं कहना चाहता हूँ, या तो संभल जाओ नहीं तो जाओगे। ठीक है, अनुमाचार्य जी, फाइनल कमेंट आपका। किसानों के ऊपर चौतरफा मार पड़ रही है, वो महंगाई से भी प्रभावित हैं, बेरोजगारी से भी प्रभावित हैं, बंधुआ मजदूर बनने का डर भी है उनके पास, इसलिए उनको चौतरफा समर्थन मिलना चाहिए, मीडिया का भी, विपक्ष का भी और देश की जनता का भी, और सभी का समर्थन मिलना चाहिए। किसानों की बात सरकार को सुननी चाहिए और सरकार को उन्हें बुलाकर चर्चा करके, रिपील करके और दोबारा कानून बनाने चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन अनुमा जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये विडंबना की बात होती है कि जो इनके असल मुद्दे हैं, जब उन पर राजनीति होनी शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो मुद्दे तो दब जाते हैं और फिर राजनीतिकरण उसका होकर कहीं ना कहीं हो जाता है। शिल्पा जी, एक मिनट सुन लीजिए, मैं ये कह रही हूँ कि अगर साइलोस पहले नहीं बने होते फार्म लॉ के आने के पहले, तो हम ये मान लेते कि ये एक तरह से कानून आए थे, लेकिन पहले कॉर्पोरेट घरानों को अगर फायदा पहुंचाने के लिए पहले साइलोस बनते हैं, तो किसान के कानून के लाने के ऊपर सीधे सीधे शक होता है और ये पता भी चलता है। आपने 10 सालों में काहे नहीं ठीक है, रवि पाराशर, फाइनल कमेंट आपका। करना होगा मीडिया। देखिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि किसानों की हालत में सुधार होना चाहिए। अब सवाल ये है कि अहंकार दोनों तरफ से जो है उसको थोड़ा थोड़ा कहते हैं कि रिपील पहले कर लो, इसके बाद बात करेंगे, तो वो नहीं चल पाएगा। एक चीज और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो हो सकता है शिल्पा आपके इस विषय पर अगले डिबेट का हिस्सा हो सकता है कि चलिए बीजेपी से तो मोहभंग हो गया, वोट की चोट ये कर ही देंगे, कल ऐलान कर दिया है। कौन सी पार्टी की सरकार ये उत्तर प्रदेश में फिलहाल किसको वोट देना चाहेंगे, ये भी जरा साफ कर दें जनता के सामने। जो किसान हित की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, छोड़ दो, क्या भगवान के ऊपर छोड़ दो वो। ठीक है, प्रियंक पांडे जी, जाते जाते क्या आश्वासन देंगे? किसान भी सुन रहे हैं, देश के लोग भी सुन रहे हैं। आप तो चाहते हो सुनना, तो बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हो, काम करने आप सुनना वाले चाहते लोग हैं, हम सतत काम कर रहे हैं और हमारे अंदर ये न्योता क्या भेज रहे हैं बातचीत करने का, ये बताइए। 13 बार आतंकवादियों को बुलाया था इन्होंने कृषि भवन में, अभी देश के किसान को नहीं बुलाया था 13 बार। वो किसान हमारा अन्नदाता है और वो जैसे ही उन्होंने बातचीत का ऑफर दिया वैसे मानने तो वही किसान है, वही 41 दल है, वही राकेश टिकैत जी है और लगातार जिनको 13 बार बुलाया आपने। आज तुम बता रहे हैं संवाद कटा 26 जनवरी की हिंसा के बाद से, अब आगे बातचीत होगी। आश्वासन छोड़िए, आश्वासन चाहिए ही नहीं आपका किसी को। और मीटिंग कब होने वाली है ये बताइए, कब बुला रहे हैं आप ये बताइए। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी का हमेशा आवाज खुला हुआ है और हमेशा मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार है। जवाब नहीं देंगे, फिर वही घुमाव फिरा कर, फिर वही घुमाव फिरा कर। चलिए ठीक है, मेरे पास समय बस इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर महापंचायत की आस कहीं बन ना जाए सरकार के गले के पास, ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।